करता हूँ इसमें के सेशन में गाइस। तो शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थंबनेल आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक जल्दी से रैपिड फायर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू लेंगे। यहाँ पे किस चीज़ का, कि जितनी चीज़ें आज अभी तक आपको पढ़ाई गई है यहाँ पे, उसमें से आपने कितना यहाँ पे रिटेन किया है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो यहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है, मॉर्निंग जैसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वॉइस क्लियर है और ऑडियो भी क्लियर है। एक बार जल्दी से गाइस यहाँ पे क्या करो, लिंक कॉपी करो और इसको उठा के जल्दी शेयर कर दो यहाँ पे, जल्दी से काम कर देना। अब इसी के साथ बेटा हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। सेशन में बढ़ने से आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका पेन सेट कर लिया जाए यहाँ पे। चलो वी आर सेट, ठीक। तो गाइस एक बार जल्दी से यहाँ पे लिंक को क्या कर दो, जल्दी से यहाँ पे शेयर कर दो, उठा के जल्दी से शेयर कर दो यहाँ पे, ताकि मज़ा बन जाएगा यहाँ पे। तो आज एमसीक्यू होने वाला है, थ्योरी पोर्शन नहीं करेंगे आज सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। और जल्दी से उठा के लिंक को यहाँ पे क्या कर दो, कॉपी कर दो जल्दी से, ठीक है। वॉइस सभी को क्लियर आ रही है यहाँ पे, अक्षत शर्मा, अविनाश बेटा वॉइस क्लियर है सभी को, ठीक है भैया। राम राम सभी को यहाँ पे, नूरी यास्मीन बेटा जी, चीज़ें क्लियर है। चलो अब फिर बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेशन पे आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पहली क्लास हम किया आज, तो ये ऐसा दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक जो है आपको अभी मिल जाएगा, चैट बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आप बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ यहाँ पे। तो आप सब तैयार हैं यहाँ पे सेशन के लिए, ठीक है भैया। गुड इवनिंग गोरखपुर वाले बाबा जी आ गए यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया ठीक है, एमसीक्यू होगा यहाँ पे, ठीक। जल्दी से फटाक से बेटा जल्दी से सेशन को यहाँ पे क्या करो, कॉपी करो, उठा के जल्दी से इसको शेयर कर दो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बीच में लैग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में 10 सेकंड का करीब गैप हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है यहाँ पे, ठीक। अब जल्दी से यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करें यहाँ पे। चलो चलो शिवम तिवारी मिल गए, तुम्हारे भैया जी मिल गए। अब जल्दी से मेरे प्रश्नों का आंसर देने के लिए तैयार हो जाए यहाँ पे। तो गाइस ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न यहाँ पे। क्या पहला प्रश्न है, विच सॉन्ग वॉज सैंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिफोर इट्स एडजर्नमेंट साइन डाई। संविधान सभा अपने जो स्थगन से पहले किस गीत को गाया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है जनगण मन, दूसरा है वंदे मातरम, या दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार। नन ऑफ द अबव, ऊपर दिए में से कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। शिवम तिवारी बेटा बहुत बढ़िया, आपका अभिनंदन बिल्कुल मुझे मिल चुका है। अब बेटा जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पे, लिंक को कॉपी करो, शेयर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पे, ठीक। चलो फरज अली, ठीक है बेटा। राहुल कुमार बेटा सेश तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा तो ऐसे कैसे हो जाएगा। शुभम बेटा, ठीक है। तो ये भैया लिंक तुम्हें भेज दिया है, तो उसको क्लिक करना, राहुल कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं, सी बता रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखना एक चीज़, जनगण मन वंदे मातरम क्या नेशनल सॉन्ग है, ये नेशनल एंथम हमारा, ये चीज़ आप लोग जानते हैं यहाँ पे। तो भैया ये दोनों चीज़ की गई थी यहाँ पे। अब इस टर्म को समझ लीजिए यहाँ पे, ये पार्लियामेंट में यूज़ किया जाएगा। पार्लियामेंट मतलब स्टेट में भी और सेंटर दोनों में यूज़ किया जाता है। अगर अकेला एडजर्नमेंट हो तो इसका मतलब होता है एक निश्चित काल के लिए यहाँ पे कार्रवाई क्या की गई है, स्थगित की गई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो है एडजर्नमेंट साइन डाई अगर कह दिया जाए तो वो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये जो स्पीकर होगा तो हाउस का तो स्पीकर लागू करेगा, अगर चेयरमैन होगा तो चेयरमैन करेगा। इसके बाद जो अगली चीज़ में आती है वो आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो लागू करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब जिस समय सत्र का पूरा काम खत्म हो जाता है, तब सत्र को खत्म करने का काम भी कौन करता है यहाँ पे, ये काम करते हैं आपके प्रेसिडेंट करते हैं। तो उसको याद रखिएगा बेटा, ठीक है। चलो भैया अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। जिन्होंने नेशनल फ्लैग वाला वीडियो देखा है कि कैसे हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे के सारे फ्लैग हमने देखे हैं। यहाँ पे जर्मनी के स्टुअर्टगर्ट्स में जो सबसे पहली बार झंडा फहराया गया था, यहाँ पे कैलकाटा वाला देखा है, भिखाई जी कामा वाला देखा है, बहुत सारे झंडे देखे हैं। तो एक बार बता दो यहाँ पे जो झंडा है ये वाला, ये कौन से दिन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडॉप्ट करती है, यहाँ पे ये एक बार बता दो। यहाँ पे एडजर्नमेंट का मतलब होता है बेटा स्थगित करना, ठीक है। आपने कभी अदालत वाला कोई केस देखा होगा, केडी वाला शो देखा होगा, तो वहां पे क्या कहा जाता है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड, मतलब उसकी कार्रवाई को हम कुछ समय के लिए रोक देते हैं यहाँ पे, वो एक निश्चित काल होगा।
लेकिन साइन डाई, डाई का मतलब मरना, अनिश्चित ही हो गया यहाँ पे, तो उस तरीके से याद रखना इसको, ठीक है। चलो भैया 22 जुलाई बिल्कुल याद रखें, 22 जुलाई 1947 पिंगली वेंकैया, ठीक है। और याद रखिएगा जो इसके लिए एक केस आ गया था कि भाई हमारा स्वाभिमान है हमारा झंडा, ठीक है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, कोई भी बंदा यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता है, उनको अनफ्लग कर सकता है अपनी जीत का खुशी को मनाने के लिए, यहाँ पे पर्सनल यूज़ तो नहीं खैर, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेशनल फ्लैग कोड था, नेशनल फ्लैग कोड, ये सन 2002 में आया था, जिसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं कि कौन कौन किस किस मौके पे आप तिरंगे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर तो यही है, और इसके याद रखिएगा 3:2 यहाँ पे इसकी रेशियो रहनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ याद रखिएगा हाफ मास्टिंग होती है, हाफ मास्टिंग का अर्थात होता है शोक प्रकट करना होता है यहाँ पे, जिसमें तिरंगा पूरा नहीं फहराया जाएगा, आधा झुका रहेगा यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। 22 जुलाई बिल्कुल सही है, अविनाश बेटा बहुत बढ़िया, प्रियंका बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अंकिता शर्मा बेटा बहुत बढ़िया है, राइट है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो बच्चा पार्टी अगला प्रश्न ये रहा, व्हाट वाज द लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का अंतिम सत्र कौन सा था, 11वां, 12वां, 13वां या 10वां, कौन सा लास्ट होगा ये बता दे एक बार, ठीक। जो लेट हो गए हैं बस अभी तक बेटा 3 क्वेश्चन की है, टाइम मार्क करके रख लिया करो, 5:30 पे पहुंच जाया करो, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे बता दो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे अशोक का भी आंसर सही है। जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो भैया मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है चैट बॉक्स में भेज दिया है, तो यहाँ पे बता दीजिएगा आंसर जल्दी से मुझे, ठीक है। शिवम तिवारी साहब यहाँ पे आंसर भी कर दीजिए, तो भी मजा आएगा यहाँ पे। चलो जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है बेटा। यहाँ पे सी बता रहे हैं यहाँ पे 13वीं भैया, 13वीं मना थोड़ी रहे हैं भैया, 12वीं, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को 12वां सेशन हुआ था, याद रखिएगा, जिस दिन हस्ताक्षर वगैरह जो करने का काम होता है वो काम किया गया था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 11वां कब हुआ था यहाँ पे, वही 26 नवंबर आ जाएगा 1949 को यहाँ पे, तो 2 दिन याद रखिएगा। 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, रेडी हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंटैक्टमेंट 26 जैन को की गई थी। इंटैक्टमेंट का मतलब यहाँ पे लागू करना। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि यहाँ पे जो खेल है, यहाँ पे सिर्फ शब्दों का खेल है, बनना बात अलग है, लेकिन परोसना, खाना तो बंद तो जाता 12 बजे, लेकिन मिलता है वही शेड्यूल टाइम 1 बजे के आसपास, बस ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो बंद तो इस समय गया था, लेकिन परोसा गया था भारतीयों के लिए 26 जनवरी 1950। हम जानते हैं क्यों, 1930 वाला जो झेलम नदी के किनारे जो हमारा सेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन करती थी हमने। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है, मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय, जो एकाधिकार था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, वो किसके द्वारा समाप्त कर दिया, ये आपको बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा सही आंसर होगा जल्दी से बता देना एक बार। चलो बेटा जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पे। चलो ठीक है, मोहन गंगवर बेटा ठीक है यहाँ पे 24 जनवरी 1950। 1813 मोनिका कुमारी बेटा बिल्कुल सही है, स्मार्ट अविनाश का सही है यहाँ पे। चलो ठीक है, जो जा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन की सी के साथ थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे इन दोनों के साथ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म होता है यहाँ पे, तो रह किसके साथ जाता है यहाँ पे, चाय के व्यापार पे ऊपर और चीन के साथ व्यापार के ऊपर यहाँ पे रह जाता है। ईस्ट इंडिया बनी कब थी यहाँ पे, 1600 में बनी थी। ये एक प्राइवेट कंपनी है, और इसके बाद 1608 में किंग जेम्स इसको अनंत काल के लिए मोनोपोली राइट्स देते हैं, जबकि इसके पहले अनंत काल तक नहीं थे, खाली 15 तक दिया था, 15 साल के लिए दिया था यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी। और इसके साथ 33 के बाद इसका जो काम है, मतलब बिजनेस करना खत्म हो गया था, ये आगे थे एडमिन में आगे थे, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, बी बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखिएगा। अब 1858 में क्या हुआ था, EIC से क्राउन के पास चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से रानी का राज आ गया था यहाँ पे। तो 2 तरीके से जान लीजिए यहाँ पे, 1773 से लेके 1858 तक। और इसके साथ जो अगली चीज़ की बात करें यहाँ पे,
1858 से लेके 1947 तक ये क्राउन रूल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चीजें क्लियर होगी बेटा? ठीक है। जुबेर अली, भाई आपका नाम बड़ा अच्छा है जुबेर अली, जल्दी से बता दो बेटा आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग सब दिखता बेटा। अब इसका जो सारी चीजें क्लैरिफिकेशन होगी सभी को यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न नालायकों ये रहा आपके लिए, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज, एक संघीय सरकार की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। पहला है जिसको हम सिंपल से टर्म में कहते हैं, बड़े से शब्द को डिवीजन ऑफ पावर कह देते हैं यहाँ पे, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता। तीसरा है यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, सर्वोच्चता न्यायपालिका की। एकल नागरिकता जिसको सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए यहाँ पे। चलो ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। अब जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। एक जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, सुशील कुमार बेटा तुम्हारा गुड इवनिंग भी हमें मिल जाता है, गुड आफ्टरनून मिल जाता है, ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है, आपका अभिनंदन मुझे मिल जाता है। फिलहाल हम फोकस कर लेते हैं इस सेशन के ऊपर, इसके बाद पूरा अभिनंदन आपसे लेते ही रहते हैं, टेलीग्राम पे जितना चाहिए अभिनंदन कर लेना। चलो भैया ठीक है भैया, डिवीजन ऑफ पावर की होती है बात, तो याद रखिएगा 3 हिस्सों में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये केस अगर रहेगा तो ये पार्ट 7 का शेड्यूल 7 का रहेगा, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यहाँ पे 3 चीज़ होगी। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ठीक, अगर हम यूनियन लिस्ट और इसकी बात करें तो ये दोनों 1935 से। यहाँ पे यूनियन लिस्ट में अगर हम पहले बात करें तो पहले 97 थे, आज की डेट में 100 आर्टिकल्स जो विषय मौजूद है, सब्जेक्ट्स। अब स्टेट में पहले 66 थे, अब 61 है। अब कॉन्करेंट में पहले 47 थे, अब 52 हो चुके हैं। तो इसको भी थोड़ा सा याद करके रख लेना यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे बच्चा पार्टी पूरी। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे, ठीक। तो एक वीडियो भी बनाया बेटा यहाँ पे, एक शॉर्ट ट्रिक्स की एक वीडियो देख लेना यहाँ पे। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था यहाँ पे, जो परसों की क्लास थी, ठीक है, कल परसों, हाँ परसों की क्लास में देखना, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो है जिसमें सारे के सारे 22 पार्ट, शेड्यूल और फंडामेंटल राइट्स को याद करने का एक तरीका बताया है, उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो संघीय सरकार की अगर हम बात करें यहाँ पे, फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया हुआ है, यहाँ पे कनाडा पे है, ठीक, जिसमें सेंटर मजबूत रहता है और स्टेट उसके अधीन होकर काम करता है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर। अगले प्रश्न यहाँ पे ये रहा आपके लिए, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम, भारत में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के विचार से किससे उधार नहीं, किससे लिया गया है, लिया है ना, ऐसे होगा, ठीक है। हिंदी मेरी ठीक ही है बेटा, जल्दी से अंकिता बेटा पहले पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा आंसर क्या होगा इसका। चलो कनाडा हो चुका है, सुशील कुमार बेटा बहुत बढ़िया, लेकिन यहां पे आंसर क्या है ये बता दो मुझे। सुशील कुमार आंसर क्या है इसमें से ये बता दो एक बार। रट लिया है आपने, लेकिन मुझे इस और इसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए, जो ऑप्शंस में है उसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए मुझे यहाँ पे। सी, हाँ मयंक कुमार, अब बनी ना बात यहाँ पे, ठीक है, अब बनी बात यहाँ पे। ए ऑप्शन है बिल्कुल सही, अब मजा आया। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, अरे सिंपल सा, इसको याद कैसे रखोगे, जब इमरजेंसी लगेगा तब लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ऐसा तानाशाह कहाँ मिला था हमें, जर्मनी में, हिटलर से याद रखिएगा कि हिटलर ही यहाँ में इमरजेंसी लगवाएगा। इमरजेंसी हमारे पास 3 तरीके की है, यहाँ से जुडिशियल रिव्यू लिया है, प्रेसिडेंट लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है। यूनाइटेड किंगडम से जो कैबिनेट पार्लियामेंट सिस्टम लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, एकल नागरिकता लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, और कैग का ऑफिस भी यहीं से लिया है यहाँ पे, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया है, DPSP लिया हुआ है यहाँ पे, ये चीज आपको याद रखिएगा। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। वीमर कंस्ट्रक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा। चलो ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा आपके लिए ये रहा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। जो भारत में धर्मनिरपेक्ष की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, ये आपको बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है भारत में बहुत सारे धर्म हैं। दूसरा ऑप्शन भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा धर्म का पालन करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्या ये हो सकता है। या फिर चौथा राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। स्टेट का अर्थ है यहाँ पे संपूर्ण भारत है, यहाँ पे भारत होगा, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है।
चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी, बिल्कुल सही है। अब जल्दी से बेटा इसका बता दो आंसर क्या होगा यहाँ पे। मोहन गंगवार, बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे, ठीक है। 3 आर्टिकल होते हैं तो उसको हम समझा देंगे किस दिन अलग से। एक क्लास में तीनों आर्टिकल्स 352, 356 और 360 ये समझा देंगे कि इमरजेंसी कैसे लगती है, क्या प्रोविजंस होते हैं और कैसे हटाए जाते हैं और उसके प्रभाव भी क्या होते हैं, एक क्लास में वो कंप्लीट समझा देंगे। अब इसका जल्दी से, नो रिलीजन ऑफ स्टेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल बेटा अब यहाँ पे देख लो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब एक क्या होता है, एक होती है रिलीजियस स्टेट होता है और एक होता है सेक्युलर स्टेट जो कि भारत है। धर्मनिरपेक्ष, तो यहाँ पे हमारा जो भारत है इसका कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थात यहाँ पे कोई धर्म को स्पेशली फॉलो नहीं करते, ना ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं फॉलो करते। वहीं ठीक पाकिस्तान किसको करता है, इस्लाम को फॉलो करता है। नेपाल हिंदुज्म को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अनामिका बेटा मैंने एक ही चीज़ कही है कि अभी यूट्यूब पे लॉकडाउन के दौरान नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगी, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, वहीं पे सारी अपडेट मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे सही आंसर क्या भैया, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली चीज़ के लिए। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड। पंचायत की शक्तियों का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में मिलता है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। निखिल जैन डी था, ठीक है। राहुल सिंह गाजीपुर वाले, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया। नेपाल का बेटा हिंदुज्म है, बुद्धिज्म नहीं है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। मयंक कुमार बेटा तुम्हारा भी ठीक है। शमन मलोट, अच्छा मलोट अपना पंजाब तो, चलो ठीक है बढ़िया, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए यहाँ पे किसमें होगा, 11th, पीस ऑफ केक डेट वाज राइट। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले मैंने समझाया हुआ यहाँ पे 8 शेड्यूल थे यहाँ पे, इसके बाद 12 बन गए हमारे पास, ठीक है। अब ये कब बना था, ये बना था आपका 73rd के साथ। अगर 9th की बात करें तो ये बना था फर्स्ट CA के साथ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9th वाला बनेगा। 10th बना था 52 के साथ यहाँ पे। अब इस 12वां कब बनेगा, 74th के साथ बनेगा, ईयर याद कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हमारा सही है, 11th शेड्यूल है, पंचायती राज है, 243 आर्टिकल है इसमें, याद रखिए उसी मेंशन है, A से लेके GZ तक है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है यहाँ पे, चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। एक जाते जाते एक चीज़ रखिए, 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे नागौर में राजस्थान में ये लागू हुआ था। और भारत में बात करें तो 3 टायर गवर्नमेंट का उल्लेख होता है, लोकल गवर्नमेंट का, तो इसको याद रखना है, जिसमें सबसे नीचे क्या रहता है, पंचायत रहता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉक समिति होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। पंचायत ब्लॉक समिति होगी, ब्लॉक समिति के बाद डिस्ट्रिक्ट समिति यहाँ पे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। जिला पंचायत जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी। 9th में लैंड रिलेटेड है भैया, ठीक है, बिल्कुल लैंड के रिलेटेड है, रिफॉर्म्स हो जाएगा। 10वां आपको एंटी डिफेक्शन है, बिल्कुल चीज़ क्लियर है। 12वां में म्यूनसिपैलिटी से, याद रखिएगा, चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे ये रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स इन आर्टिकल। तो एक बार जल्दी से बेटा बताना क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार। चलिए जल्दी से, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल थे, बहुत ठीक है, ठीक है। अरुंधति रॉय कुमारी, अरुंधति रॉय याद आता मुझे यहाँ पे। अरुंधति बेटा ये जो 12वां है ये म्यूनसिपैलिटी के लिए यहाँ पे। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे, एक बार बता दीजिए यहाँ पे। चलो नगर पालिका, ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको, ठीक है, ठीक है भैया। 1915 2 अक्टूबर के दिन हुआ था यहाँ पे, डी, ठीक है भैया। यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत, ठीक। अब इसमें ही इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख भी है, ये चीज़ आप
याद रखें यहाँ पे, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें, ये बेसिकली आर्टिकल 1 जो है यूनियन एंड टेरिटरी, ये आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में आता है, पार्ट 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति रखता है। पहला है यूनियन कैबिनेट, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चौथा है यहाँ पे लॉ कमीशन विधि आयोग। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएगा। रोमेश चंदर, इफ यू आर फ्रॉम जम्मू देन इट्स नाइस टू हैव यू ऑन माय चैनल एज वेल एज, ठीक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टेलीग्राम पे जुड़ना ही है यार जब सभी को यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। गाजीपुर में, ठीक है, ठीक है। संसद है ईशानी बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक चीज जान लो कि यहाँ पे आर्टिकल 5 से 11, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये सिटीजनशिप के लिए आते हैं यहाँ पे। तो दो हिस्सों में बांट देते हैं, कैसे मिलती है, BRAND, इन तरीके से मिलेगी, बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वायरिंग, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट। अब नेचुरलाइजेशन के साथ ही यहाँ पे अब चेंज किया गया है, जो हमारा लास्ट जब भी चेंज किया गया ना कि हम नागरिकता किन किन को देने वाले हैं यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा जो फेरबदल किया गया है वो नेचुरलाइजेशन में फेरबदल किया गया है। यहाँ पे समय समय में इस पर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। जो सिटीजनशिप रिफॉर्म है वहाँ पे उसमें देखने को मिलता है, 56 में सबसे पहली बार हुआ था, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और जाति कैसे है, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन एंड रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब त्याग करना, डेप्रीवेशन छीना, और टर्मिनेशन का मतलब खत्म। ये कैसे कैसे होता है, टर्मिनेट कब होगा यहाँ पे, अगर आप किसी दूसरे स्टेट का या कंट्री का आप क्या बन जाते हो, नागरिक बन जाते हो, ठीक। डेप्रीवेशन छीनी कब जाएगी, किसी ऐसी गतिविधि में जो एंटी नेशनल है तब छीनी जाएगी। और आर क्या हो जाएगा, रिनंसिएशन। आप थक गए यहाँ पे कोरोना वायरस, मान लीजिए लॉकडाउन बढ़ाते चले गए, आपने सोच लिया कि मैं भारत का नागरिक बनूंगा नहीं, मैं ऐसी कंट्री में चले जाऊंगा, यहाँ पे लॉकडाउन है नहीं, तो वो हो जाएगा आपका रिनंसिएशन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर होगी बच्चा सभी को यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। सही आंसर के बाद बेटा ये रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, ठीक। एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर दिस। आपने यदि कोई अपराध किया है तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया है ये आपको बताना है यहाँ पे। चलो श्रवण मलॉट, अगर वॉलंटरली भी आप नहीं ले सकते हैं, भारत में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा जल्दी से। चलो ठीक है भैया। मुकेश शर्मा, आर्टिकल 20 बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब ये मेरा फेवरेट आर्टिकल है वैसे, इसमें 3 शब्द आपको याद रखने हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, नो डबल जियोपार्डी, सबका मतलब समझाऊंगा, एंड नो सेल्फ इंक्रीमेशन। तो यहाँ पे सेल्फ इंक्रीमेशन तो यही है जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का अर्थात ये होता है कि जिसमें आपने क्राइम किया है उस समय कानून क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी, उसके तहत नहीं मिलेगी जब आपका जो रिजल्ट निकल के आता है, वर्डिक्ट निकल के, कानून जो सजा सुनाता है। मान लीजिए आपने आज एक क्राइम किया, इसकी सजा है 1 साल, पर जिसमें आपका वर्डिक्ट आया तो मान लीजिए 10 साल के बाद आया, राइट। तो 10 साल के बाद कहा गया कि अब इसकी सजा क्या है, सिर्फ 6 महीने है। तो जिस समय आपने क्राइम किया था वो तो ये तारीख थी, तो इसके अकॉर्डिंग कि आपको 1 साल की सजा होनी है तो 1 साल की ही होगी, यहाँ पे याद रखिएगा। और यह है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी में अर्थात ये है कि आपको किसी क्राइम की, एक क्राइम किया 6 महीने की सजा हुई, 7वें महीने में आपको कोई ये नहीं बोल सकता है कि भैया आपने 6 महीने पहले क्राइम किया दोबारा फिर से जेल जाओ, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो ये होता है आर्टिकल 20 के साथ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन की अगर हम बात करें तो इसके साथ होगा, ये पर्सनल लिबर्टी है। अगर हम अगली चीज़ की बात करें, ये 2 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, बस ये याद रखिएगा यहाँ पे। 21A86 CA 2002 में आ गया था यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, ठीक है। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो भैया
साउंड की प्रॉब्लम आ रही है बेटा? ठीक है, एक बार थोड़ा बताइएगा, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, आंसर बता दिए। एक बार साउंड की बेटा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक बार बता दीजिए, यहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, अगर है तो बेटा 1 मिनट दीजिए मुझे खाली, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि सही कर दें इसको। ठीक, 1 सेकंड दीजिए, अभी सही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, अगर क्लियर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर अभी इसका इलाज भी हम कर ही देते यहाँ पे साथ ही में। ठीक है, तो इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा ये आपके लिए। ठीक, चलिए, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, जो भारत में पंचायती राज है वहां पे, वो किसके तहत है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा एक बार। ठीक, जल्दी से बेटा बताओ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा इसका। ये वापस आ जाते हैं दोबारा, फिर हम यहाँ पे, चलो हम दोबारा फिर से वापस हैं यहाँ पे। डीपीएसपी है भैया, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा गांधीयन आर्टिकल आता है, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर होता है आर्टिकल 40 के तहत। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। डीपीएसपी की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, यहाँ पे याद रखिएगा, बट ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस जरूर माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगली चीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगली चीज़ की बात ये है, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ हैं 51A के अंदर है, याद रखिएगा। ये 12 से 35 है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसका काम क्या होता है, इलेक्शन करवाना होता है, ये हम जब जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डीपीएसपी के आर्टिकल 40 ये 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक डीपीएसपी की वीडियो बना के रखी है, उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरे डिस्कशन मैंने किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल के रूप में 3 हिस्सों बांट के रखा हुआ है यहाँ पे। चीज़ें क्लियर? अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये होगा आपके लिए, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1977। 1977 में भारतीय संविधान में कितनी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य थे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना एक बार। 8, 10, 11, 12। शिवम मिश्रा ठीक है, डीपीएसपी। व्यवस्था बात अलग है, ठीक है। ये कह सकते हो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन को होता है। भारत में बाकी जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही करवाता है यहाँ पे। जल्दी से बताना एक बार आगे क्या होगा। 10 थी, 11 थी भाई। सुशील कुमार ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। मुकेश शर्मा बिल्कुल सही आंसर बेटा। फैजान साहब बिल्कुल सही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। चलो सूर्यवंशी बिल्कुल ठीक है। 11 नहीं है भैया, 1977 में। कितनी बार समझाऊं। अब एक चीज जान के रखो, यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी थी यहाँ पे, ये सब जानते हैं, ठीक है। यूएसएसआर से लिया है, ये भी जानते हैं। 42वें संशोधन 1976 में लिया था। कमेटी ने 8 रेकमेंड किया था, लेकिन सरकार ने 10 ली थी। लेकिन तो यहाँ पे अगला साल ही तो आ गया, 77 ही तो पूछा मैंने, तो ये कितना हो गया, 10 होगी। अब इसको साबित कैसे करेंगे, क्योंकि जो 11th ड्यूटी थी वो 86वें संशोधन 2002 में ऐड की गई थी, जिसमें कहा गया था। अच्छा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे बनता है, यहाँ पे 3 आर्टिकल में फेरबदल करते हैं हम लोग। एक 21A जोड़ते हैं, एक 51A में जोड़ते हैं, एक आर्टिकल 45 में जोड़ते हैं। क्या चेंजेस होता है जान लीजिए। इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें, या फिर अगर इन दोनों की बात करें, यहाँ पे सभी की बात कर लीजिए, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को उनको पढ़ने का अधिकार मिलेगा। यही केस क्या कहलाता है आपका 51A में भी। एक माता पिता को कहते हैं कि भैया बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए। 45 में 0 to 6 ईयर्स कर देते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे 10 बिल्कुल सही होगा, जबकि 11वीं ड्यूटी 86 ये 2002 में ऐड किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, विच इज द ओनली सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गेट सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म आफ्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना।
ठीक, मतलब कहने का मतलब लगातार 2 कार्यकाल किसको मिले थे, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, किसके बाद यहाँ पे, राधा स्वामी के बाद, राधा स्वामी नहीं, राधा कृष्णन के बाद यहाँ पे। ठीक, जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ यही करो तुम लोग, नलायक को ऐसे करते हैं ना जो भी है। ठीक, क्लियर हो गया सभी को? अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से। ठीक है, विपिन कुमार गुड इवनिंग, पवन शर्मा बेटा आंसर कर दीजिए जल्दी से यहाँ पे। ठीक है गाइस, सेशन को जल्दी से कॉपी करके शेयर भी कर देना जल्दी से, ठीक है। चलो, सुशील कुमार, के आर नारायणन, ठीक है। अंजलि कुमारी बेटा बिल्कुल सही है। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है, इनको ही यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे 2 बार का कार्यकाल देखने को मिलता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, उनसे पहले यही थे हमारे पास 2 टर्म के लिए, तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे जो हमारी जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है प्लस जो प्रणब मुखर्जी है, उनके कार्यकाल में यही यहाँ पे अटैच रहते हैं, एज अ वीपी रहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। चीज़ें क्लियर होगी, तो एम एच अंसारी बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आपको बताना है द इलेक्टोरल कॉलेज विच डू नॉट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइजेस। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में यहाँ पे कौन सा बंदा नहीं होते हैं, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। पहला है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, सदन के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दैट मीन्स इलेक्टेड। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। चौथा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। चलिए, प्रियंका रोल बेटा क्या प्रश्न है आपका, जल्दी से बताइए यहाँ पे। एम एच अंसारी बेटा आंसर है उसका, याद रखिएगा। चलो जल्दी से बेटा आंसर बता दो क्या होगा इसका। 2 ठीक है, बहुत बढ़िया, जो 2 के साथ आ रहा है बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिल्कुल शमन मलोट बिल्कुल सही है यार। ठीक, अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा यहाँ पे ये एक हिस्सा बनते हैं, प्लस LA इसका हिस्सा होती है, यहाँ पे LC इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं होती है। बट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दिल्ली एंड पुडुचेरी भी इसमें शामिल होते हैं, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली एंड पुडुचेरी, चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो, अब इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, तो अगला प्रश्न बेटा आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो C के साथ आ रहे थे ये बिल्कुल सही होगा। एक चीज़ जान लीजिएगा, जिस समय यहाँ पे इम्पीचमेंट चलेगा, महाभियोग चलेगा, तब क्या होगा इम्पीचमेंट में, काथी राजेश कर एक्सप्लेन। When the electoral college comprises of only elected member of Rajya Sabha and Lok Sabha along with the legislative assembly, and also it also includes the elected members of legislative assembly of 2 UTs, that is Delhi and Puducherry, and later on very soon, and it will also add the legislative assembly of Jammu and Kashmir, right? But till now it's been not included in the electoral college। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल आर्टिकल 61 में है बेटा महाभियोग। इम्पीचमेंट में यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा प्लस लोकसभा होते हैं, सारे मेंबर्स यहाँ पे काम करेंगे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो वो प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, ये एक बार बता दो जल्दी से यहाँ पे। ठीक, इक्सिड इम्पीचमेंट के साथ है बेटा, ठीक है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में या फिर किसी भी सदन में हो सकता है या फिर दोनों की संयुक्त बैठक में होगा, किस में होगा।
बी ठीक है, आइदर हाउस ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 ठीक है सुशील कुमार बेटा, बिल्कुल सही। अब एक चीज गाइस ध्यान दो, यहाँ पे वीपी जो है वो किसके प्रति जिम्मेवार होता है यहाँ पे, तो मान लीजिए राज्यसभा में, तो जिस सदन का है उसी सदन में तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वीपी को अगर हटाना है तो पहले राज्यसभा में कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे राज्यसभा ओनली इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका, इसका इस चीज को याद रखिएगा। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, ये पर बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक, पहला है यहाँ पे चंद्रशेखर है, यहाँ पे मोरारजी देसाई है, चरण सिंह है, वीपी सिंह है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दो एक बार। चलो बिल्कुल, बीइंग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और चेयरमैन होने के नाते इसको सैलरी भी मिलती है, ये चीज याद रखिएगा। सैलरी वाले क्लॉज में यहाँ पे इसका जो हम सैलरीज बांटते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जो सैलरी मिलती है इसको राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से ही मिलती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चौधरी चरण और मोरारजी देसाई में दोनों में गड़बड़ होता है हमेशा, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, मोरारजी देसाई है। यहाँ पे कांग्रेस ने यहाँ पे फोर्स कर दिया था उसको इस चीज पर, जबकि चरण सिंह ने कभी भी संसद का मुंह नहीं देखा। यहाँ पे संसद का पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है इसमें कभी भी भाग नहीं ले पाए, उससे पहले 9/11 करते थे इसको। तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्या होगा, सी इज द बी इज द करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, बी होगा बेटा, बी। ठीक, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया कि चौधरी चरण सिंह यहाँ पे पार्लियामेंट का कभी भी मुंह नहीं देख पाते हैं प्रॉपर तरीके से, जबकि मोरारजी देसाई को ने रिजाइन कर दिया था नो कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, तो दोनों में अंतर है यहाँ पे, याद रखिएगा। हाँ शमन बिल्कुल ठीक है राजे, कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया ठीक है, लगे रहे वहीं। मोरारजी देसाई होगा, दोनों को मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो आगे से दोनों में गलती मत करना, यहाँ पे रिजाइन करना बात अलग है यहाँ पे, और संसद का मुंह देखना बात अलग होता है यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा। एक सरकार गिर जाना, एक स्वयं रिजाइन देना, दोनों में अंतर तो है यार, तो इन चीजों का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। यहाँ पे तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 31C वॉज एडेड। तो पता है सबको आर्टिकल 31 किसके साथ है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस बनता है उसमें। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार। ठीक है भैया, जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल सुशील कुमार, पहले ही हथियार डाल दी थी उसने, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस हासिल ना करना बात अलग है, लेकिन उस तक पहुंचना ही नहीं, ये बात अलग हो जाती है यहाँ पे। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 17, 20, 25, 26 कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट होगा इसके साथ। चलो सी, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। जो 25 के साथ जा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही, यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। अब 26 में क्या है, प्रिवी पर्स है। प्रिवी पर्स क्या होता है यहाँ पे जान लीजिए, जिसमें रियासतों को हमने भारत में शामिल किया था, तो उसका खर्चा पानी कौन उठाएगा, वही खर्चा पानी जो हम देते थे, वो चीज़ों को यहाँ पे प्रीवी पर्स के तहत यहाँ पे हटा गया था। इंदिरा गांधी ने सरकार के इसको हटवा दिया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे। चीज़ें क्लियर। अगर हम 20 की बात करें तो 20 में कुछ यूपी के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया था, यहाँ पे उसके रिगार्ड में है। 7वां लैंड रिफॉर्म के साथ है, याद रखिएगा। तो मतलब शेड्यूल 9 में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की गई थी यहाँ पे। चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद बेटा 17वां नहीं है यहाँ पे, 25वां है। ठीक है, गुरदीप सिंह पनवर, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब 25वां सही है। तुम लोग क्या करते रहते हो यहाँ पे। चलो अब याद रखिएगा, देखो अमेंडमेंट याद करना इतना आसान, जितना आप प्रैक्टिस करोगे अमेंडमेंट का उतना ज्यादा याद होगा आपको, ये चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। ठीक है,
हाँ 31C में क्या है कि 31C ये कहता है कि भैया अब जो है आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बेसिस पे गोलकनाथ का केस आता है यहाँ पे, जो कि पंजाब के होते हैं, उनका केस होता है। बहुत ज़मीन थी उनके पास, लैंड रिफॉर्म के कारण उनको क्या कैपिंग कर दिया गया, तो ये चीज़ की गई थी उस समय। यहाँ पे याद रखिएगा, जो आज की डेट में आपका लीगल राइट बन चुका है, आर्टिकल 300A में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की न्यूनतम संख्या क्या होती है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। 31 का बेटा जो आप मैंने फिर से बताया था, 31C में क्या कर दिया गया यहाँ पे, ऐड करने के बाद लैंड रिफॉर्म के साथ उसका नाता जुड़ता है यहाँ पे कि अब आपका वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया है। अब उसके लिए याद रखिएगा गोलकनाथ केस होता है जो इसको बना देता है यहाँ पे आगे चल के क्या 300A में एक लीगल राइट बनाता है। ये एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे ये बता दो क्या है आंसर इसका। हाँ वो तो 300A आ गया ना, लीगल राइट बन चुका है। पहला केड़ा सी, ठीक, फंडामेंटल राइट सी, पहला 7 राइट सी, हुण 6 राइट ने साडे कोल, ठीक है भैया, सब जानते हैं इसका आंसर। शमन बिल्कुल सही है। मिनिमम कितना है 60 है यहाँ पे, और मैक्सिमम कितना है 500 है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 40 की, तो 40 की अगर हम बात करें तो ये मिजोरम का हो जाता है। 46 की बात करें तो ये नागालैंड के लिए हो जाएगा। अगर इसके साथ एक और चीज़ भी पूछ लेता है तब यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे तो वही क्या होगा, अरुणाचल, सिक्किम एंड गोवा, इनकी सीट्स जो है वो फिक्स करके रख दी गई है यहाँ पे। तो इनकी सीट्स हैं यहाँ पे 30, इसकी सीट्स आपको याद करनी पड़ेगी। अब 500 तो किसी की होने से गई, यहाँ पे आगे चल के चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो उसका केस क्या होता है, मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ LA होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे, तो मैक्सिमम इसकी सीट्स भी आपको याद रखनी है। तो ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगी यहाँ पे 40, इसकी मिनिमम, मैक्सिमम होती है 1/3 के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको ऐसे करके लिख लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 और 60 हो जाएगा, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। और अगर हम बात करें फिर ये किस केस में है, ये LA के केस में, LC के केस में मैक्सिमम 1/3 हो जाएगा, मिनिमम 40 सीट हो जाएगी, याद रखिएगा। चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। स्मार्ट अविनाश बेटा बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ पे वहाँ पे कहाँ पे पता नहीं, ठीक है। 50 किसी के लिए नहीं बेटा, ठीक है, 50 तो किसी की देखनी पड़ेगी, किसके लिए यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम इतनी आपको डिमांड करता है यहाँ पे, ठीक। चलो अब इसमें काउंसिल में एक चीज़ याद रखिएगा, पहले आपने पढ़ा होगा TAJKUMB, इतना में क्या है यहाँ पे बाइकैमरलिज्म था भारत में, लेकिन आज की डेट में जम्मू कश्मीर उसमें शामिल नहीं है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसमें अब तेलंगाना, अगर हम आंध्र प्रदेश बात करें, कर्नाटक, UP, महाराष्ट्र, बिहार, इसमें है खाली, और किसी में ही है। सबसे पहले किसमें लाया गया था, लाने का बात हुई थी MP, जब तक ये अटका हुआ है यहाँ पे। इसको कर भी कौन सकता है, इसको कर सकता है खाली पार्लियामेंट ही ये काम कर सकता है यहाँ पे। चलो रणजीत छावल बेटा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो श्रवण लॉट, वो अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पे। जो 1/12 है यहाँ पे, 1/12 जो है 3 ईयर ग्रेजुएट्स के अकॉर्डिंग होता है, 1/4 है यहाँ पे, अलग अलग सिनेरियोज होते हैं पूरे, ठीक। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे ताज खुम में से खाली के निकाल देना, ताज बन जाएगा यहाँ पे डबल की छोड़, ठीक। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। अब डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शंस रिगार्डिंग टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कब किसके पास जा सकता है यहाँ पे, ये बता दो ना एक बार। ठीक है, शमन मौर्य, ठीक है। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, विकास, रोहल विकास, ठीक है। अरे हर बंदे का तकिया कलाम होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अग्नेश तिवारी बेटा ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो, यहाँ पे किसके पास ये केस जाएगा, पार्लियामेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अरे यार होने का तो ऐड बहुत कुछ ऐड हो जाए,
जब होगा तब उसकी बात चर्चा की जाएगी कि उसके साथ एक अमेंडमेंट भी बढ़ जाएगा आपको, तो अमेंडमेंट नंबर भी याद करना आपको, ये सब कुछ याद करना है यहाँ पे। ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट होता है, बिल्कुल सही यहाँ पे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी वो दो हमारे भारत में अनपोज हुए हैं यहाँ पे। पहला टर्म जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने किया था यहाँ पे, वो चीज़ याद रखी है। टर्म क्या है उनका, 1950 से लेके 1962 का टर्म है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है यहाँ पे, याद रखिएगा। अब राजेंद्र प्रसाद, फिर होते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल कटाक आंसर सही है आपका। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, प्रश्न तो नहीं है बेटा। अब यहाँ पे हम एक चीज लास्ट आपके लिए कह देते हैं। कल मॉर्निंग में आपका हिस्ट्री की क्लास है, टुमारो मॉर्निंग हिस्ट्री की क्लास होगी आपकी 8:30 बजे। फिर कल 11:30 बजे साइंस का क्लास आपका होगा यहाँ पे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, साइंस की क्लास में बैक टू बैक रैपिड में हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। कितने, 50 क्वेश्चन कल हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। किसके, यहाँ पे हम करेंगे साइंस का सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो शमन मलोट, ठीक है, ईवीएस कित्थों करा, ठीक है ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज करनी है, राइट। ठीक है शमन, एक बारी ना मेरे टेलीग्राम चैनल ते यार जुड़ जी, या फिर मेरे नाम तो लभ ली उत्ते, ठीक है, फेसबुक पे कोई चक्कर नहीं है, उत्ते मेरा जुड़ जी, तेना सारा कुछ समझा दूंगा। चलिए अब बेटा अब बढ़ते हैं, आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, ये याद है सबको क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद जल्दी से जो वीडियो है इसको अगर पसंद आया है जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर पक्का कर देना यहाँ पे। ठीक, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ पे। चलो अब इसका सेशन को आज हम यही समाप्त करते हैं। तो कल सुबह 11:30 बजे दोस्तों आपसे फिर से मुलाकात होगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग में 8:30 में एक स्पेशल क्लास कर सकते हैं यहाँ पे। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के मेरे साथ उसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको हम पढ़ा देंगे वहाँ पे, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब जल्दी से बेटा हम लेते हैं आपसे इजाज़त, कल सुबह 8:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे। ठीक है, चलो जिन बच्चों को भाई टेलीग्राम का लिंक चाहिए वो हम दे देते हैं आपको यहाँ पे, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल चुका है। और अब हम लेते हैं इजाज़त, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। घर पे रहना और पढ़ते रहना और सोना